हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल ट्रेक इंजीनियर में। आज हम बात करेंगे ऑपरेशनल रिसर्च के जो कैरेक्टराइजेशन होती है, जो उसके फीचर्स होते हैं उसके बारे में। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस आता है, ये क्वेश्चन में लिखना क्या होता है। दोस्तों, कैरेक्टराइजेशन या फिर फीचर्स किसे कहते हैं? आपको कोई भी XYZ पे ऐसा पूछा जाए कि भाई ये इसका कैरेक्टराइजेशन लिखो या फिर इसके फीचर्स लिखो, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आपको ऐसा कहा जाए कि जो कैमरास होते हैं, राइट, जो कैमरा हम यूज करते हैं, उस कैमरा को DSLR कब कहा जाता है? तो कोई भी अगर DSLR है तो उसके कुछ फीचर्स होती है, उसकी कुछ कैरेक्टराइजेशन होती है। अगर वो फीचर या फिर वो कैरेक्टराइजेशन उस कैमरे के अंदर होगी तो ही वो DSLR कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 64 मेगापिक्सल या फिर 108 मेगापिक्सल का आपका मोबाइल है। आपका जो मोबाइल है उसकी जो कैमरा है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो है 108 मेगापिक्सल। तो क्या वो DSLR कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, राइट। सो दोस्तों, DSLR है, उसके जो कुछ फीचर्स है वो स्टैंडर्ड रहते हैं। और अगर कोई कैमरा के अंदर कोई भी अगर आप कुछ नया इन्वेंट करते हो कैमरा के अंदर, कैमरा डिवाइस के अंदर, राइट, तो वो DSLR है या नहीं, वो कैसे है तय कर पाएंगे, कैसे फिक्स करेंगे? तो उसके जो फीचर्स है उसके ऊपर से। तो वैसे ही कोई भी XYZ होती है तो उसके कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टराइजेशन होती है, और बेस्ड ऑन दैट हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ, ये चीज ये है। तो वैसे ही ऑपरेशनल रिसर्च की कुछ फीचर्स है। अगर ये सारे फीचर्स कोई टेक्निक्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं या फिर कोई ऐसी टीम फॉर्म होती है और वो टीम ये सभी फीचर्स का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, देन इट शुड बी सेज इट इज द OR। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए ऑपरेशनल रिसर्च का, जो सबसे पहला फीचर्स है वो क्या है? इट इज द यूज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी टीम। सो इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या? ऑपरेशनल रिसर्च के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और कोई एक सिंगल पर्सन से इसको समझना, इसको इंटरप्रेट करना, इसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना और बाद में जजमेंट देना काफी दिक्कत वाला होता है। सो क्या करना चाहिए? हमें ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक को यूज करना हो, उसको इंप्लीमेंट करना हो, तो हमें एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम चाहिए जिसके अंदर हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक डिसिप्लिन के एक एक पर्सन को हमें ऐड करना है और वो सभी पर्सन साथ में बैठ के उस प्रॉब्लम को समझेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसका मॉडल बनाएंगे और बेस्ड ऑन मॉडल वो कुछ रिजल्ट लेके आएंगे और रिजल्ट के ऊपर से वो लोग अपना डिसीजन देंगे। सो दैट इज नोन एज ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च और द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च इज द इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, राइट। द सेकंड वन इज द कंप्लीट सिस्टम ओरिएंटेशन। आपकी जो प्रोजेक्ट की टीम होगी या फिर आप कोई प्रॉब्लम पे ऊपर काम कर रहे हो, तो दैट इज द टेक्निक शुड बी फोकस ऑन द सिस्टम। जो टेक्निक रहती है वो सिस्टम के ऊपर फोकस होनी चाहिए। आपको पता है कि जो सिस्टम्स रहती है उसकी सब सिस्टम भी रहती है, उसके नीचे भी सब सिस्टम रहती है। सो ऐसा ना होना चाहिए कि जो आपका प्रॉब्लम है वो पर्टिकुलरली एक सब सिस्टम के ऊपर है तो उसी के ऊपर फोकस करता है। Your problem should be focusing on the top of that is your overall entire system, right? इससे क्या होगा? अगर आप सिर्फ सब सिस्टम पे ही फोकस कर रहे हो तो हो सकता है कि जो उसके अलावा के जो डिपार्टमेंट्स है या बाकी की जो सिस्टम है उसको अफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो वहां पे इन्वेंटरी कंट्रोलर जो होता है, राइट, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जो मैन्युफैक्चरिंग होके प्रोडक्ट्स आती है उस प्रोडक्ट को स्टॉक करना और उसका कंट्रोल करना, राइट। सो सेलर जो होते हैं उनके व्यू पॉइंट से तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास नंबर ऑफ इन्वेंटरी पहले से पड़ी हुई है देन इट इज गुड कि आपके पास इतनी सारी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी स्टॉक में है, जिससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि आप उसको मार्केट में अपनी तरह से रख सकते हो। लेकिन दूसरे पॉइंट से आप देखोगे तो प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, इनके नजरिए से देखोगे तो यह नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इन्वेंटरी अगर आपके स्टॉक में पहले से ही पड़ी हुई है देन आपका जो प्रोडक्शन रेट है वो आपको कम करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन रेट कम होगा तो वर्कर का यूटिलाइजेशन प्रॉपर से नहीं होगा, मशीन्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा और इसके चलते आपको फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो किसी एक नजरिए से नहीं देखना है, आपको पूरे सिस्टम को चेक करना है, पूरे सिस्टम को
लेके चलना है. दैट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से सेकंड फीचर्स ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च. द थर्ड वन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड. आप जो रिजल्ट लेके आते हो, जो रिजल्ट से इंटरप्रेट करते हो और आपका डिसीजन सुनाते हो, ये जो प्रोसीजर होती है, इस प्रोसीजर में आपको साइंटिफिक जो डेटा होता है उसका यूज करना होता है. यू कैन नॉट गिव योर रिजल्ट्स और योर डिसीजन बेस्ड ऑन दी इंपेरिकल डेटा और वी कैन से बेस्ड ऑन दी एजम्पशंस, या फिर आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेस आप नहीं बता सकते. हाँ, आप साइंटिफिक जो डेटा रहते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल आप जो डिराइव लॉजिक्स रहते हैं जो पहले से ही डिराइव हो चुके हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो एक इक्वेशन है, ठीक है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो उसका अगर आप जो जिन्हें आपने के भाई राइट, जो आप उसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो दैट इज ऑलरेडी डिराइव्ड है. तो ऐसी बहुत सी साइंटिफिक चीजें हैं जो पहले से प्रूव है, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक योर डिसीजन. या फिर इंपेरिकल रिलेशन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस. अभी इंपेरिकल रिलेशन मतलब क्या? जो पुराने चीजें होती है, उस पुराने चीजों की जो रिलेशन रहती है एक दूसरे के साथ, उसको स्टडी करके पास्ट डेटा से भी आप रिजल्ट निकाल सकते हो. लेकिन आप किसी पर्सन के पास्ट एक्सपीरियंस से डेटा नहीं निकाल सकते, किसी पर्सन के गेस वर्क पे आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते. आप साइंटिफिक मेथड का यूज करके ही आपका जो भी डेटा होगा उसको एनालाइज करोगे और आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर करोगे. लास्ट में है अनकवरिंग द हिडन प्रॉब्लम. ये फीचर्स क्या होता है? ये फीचर्स ऑपरेशन रिसर्च को इस तरह से देता है कि जब आप कोई एक प्रॉब्लम पे काम करते हो तो हो सकता है जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उस प्रोजेक्ट के ऊपर तो नए नए प्रॉब्लम्स वहां पे आपको दिखाई देंगे. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको जो नए प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं उसको भी टैकल करना है. फिर ऐसा नहीं कि जो जिस पे आप काम कर रहे हो बस उसी के ऊपर फोकस करो, नए जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको अनदेखा कर दो. ठीक है, सो अनकवरिंग द हिडन प्रॉब्लम, जो छुपे हुए प्रॉब्लम्स है अगर वो दिखाई दे रहे हैं तो उसको आप लेके आओ, बाहर लेके आओ और उसके ऊपर भी काम करो. क्योंकि वो अनकवरिंग जो हिडन प्रॉब्लम्स रहते हैं वो भी कई बार क्या होता है आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च. आगे देखेंगे हम जो फेजेस होते हैं ऑपरेशन रिसर्च के, जो डिफरेंट फेजेस होते हैं उसके बारे में. हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे जो ऑपरेशन रिसर्च के फेजेस है उसके बारे में. बेसिकली 3 फेजेस के बारे में मैंने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है. जो डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स रहती है, जो रेफरेंस बुक्स रहती है, उसमें उसके जो नाम है वो अलग अलग है. दोनों नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. सो कौन से वो 3 फेजेस है जिसके अंदर ऑपरेशन रिसर्च की पूरी प्रोसीजर होती है. सबसे पहला जो फेज है वो है प्री मॉडलिंग फेज, या फिर उसको कई बार कुछ टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखा हुआ नाम है वो है जजमेंट फेज. देन सेकंड फेज इज द मॉडलिंग फेज, या फिर उसको कह सकते हो आप रिसर्च फेज. एंड द लास्ट वन, थर्ड वन इज द इंप्लीमेंटेशन फेज, या फिर आप उसको कह सकते हो एक्शन फेज. तो ये 3 फेजेस होते हैं ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स के अंदर जो आपको 1 बाय 1 फॉलो करने होते हैं. हम बात करेंगे हर एक फेज के अंदर क्या होता है और क्या क्या प्रोसीजर होती है जो हमें एज अ ऑपरेशन रिसर्च टीम मेंबर कंप्लीट करनी होती है. सबसे पहले फेज की हम बात करेंगे प्री मॉडलिंग फेज, या फिर आप उसको कह सकते हो जजमेंट फेज. तो जैसे कि इस फेज का नाम है प्री मॉडलिंग फेज, मतलब कुछ मॉडल करने से पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है. या फिर हमें जजमेंट फेज, मतलब हमें कुछ जज करना है. तो क्या जज करना है? तो दोस्तों इस फेज के अंदर हमें एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है. द फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई प्रॉपर एंड वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स. जी हाँ दोस्तों, और यही एक ऐसा टास्क है जो आपके 100% प्रोजेक्ट में से 98 to 99% टाइम ले सकता है. क्योंकि एक अच्छा प्रॉब्लम डिफाइन करना दैट इज द बिगेस्ट टास्क and the biggest difficulty arrived or faces in this problem in the first phase, right? For example, अगर आप 7 सेमेस्टर में अभी फिलहाल आए हो और आपको कहा जाए कि एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो, तो आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने में ही इतनी दिक्कत आएगी. उस प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो क्या रखे, कौन सा प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करे. सो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस होगी, राइट? सो मेजोरिटी ऑफ प्रोजेक्ट जो होते हैं उसका जो मैक्सिमम टाइम होता है एक अच्छा प्रोजेक्ट की डेफिनेशन निकालने में ही चला जाता है. वंस यू डिफाइन द प्रॉपर प्रोजेक्ट, राइट, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड प्रॉब्लम निकाल लोगे, राइट, देन यू कैन इजीली सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो सबसे पहला जो ऑपरेशन रिसर्च का टास्क है, जो फेजेस में जो सबसे पहला फेज है, राइट, जो पहला टास्क है दैट इज द प्री मॉडलिंग फेज में
या फिर जजमेंट फेज में आता है वेल डिफाइन और आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, राइट। सेकंड वन है मॉडलिंग फेज या फिर रिसर्च फेज। मॉडलिंग फेज का मतलब क्या, कुछ मॉडल करना है, कुछ क्रिएट करना है। सो जैसे ही आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, उसके बाद क्या करना है, कुछ मॉडल करना है, मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करना है, या फिर रिसर्च फेज भी आप जैसे कहते हो तो रिसर्च करना है। तो जैसे ही आपने एक आइडेंटिफाई किया वेल प्रॉब्लम को, सेकंड फेज में आपको डेटा कलेक्शन करना है। जितने हो सके उतने डेटा उस प्रॉब्लम रिगार्डिंग आपको कलेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू क्रिएट द मैथमेटिकल मॉडल। दिस इज योर सेकंड स्टेप इन फेज नंबर 2। फर्स्ट स्टेप इज collect the data in which form, data in descriptive form, data in a numerical form, whichever format you have available or research out, that you have to collect। सभी को आपको इकट्ठा करना है, and after data collecting you have to simply create the one mathematical model, right? After the mathematical model creation you have to make a solution and find out the feasible solution and get एंड सिलेक्ट वन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, उनमें से फिजिबल सॉल्यूशन में से आपको एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है। ये सारे जो 3 स्टेप मैंने डिस्क्राइब किए, सबसे पहला डेटा कलेक्शन, सेकंड वन इज मैथमेटिकल मॉडल, एंड थर्ड वन इज फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ये 3 स्टेप्स हमें मिलेंगे मॉडलिंग फेज के अंदर, या फिर आप कह लो रिसर्च फेज के अंदर। लास्ट जो फेज है ऑपरेशनल रिसर्च का, दैट इज नोन एज इंप्लीमेंटेशन फेज या फिर एक्शन फेज। इंप्लीमेंटेशन फेज में क्या है, तो इंप्लीमेंटेशन मतलब हमें अमल में लाना है, मतलब हमने जो सॉल्यूशन निकाला है उसको अभी रियल प्रॉब्लम, जो हमारा जो रियल केस है वहां पे हमें उसको एग्जीक्यूट करना है, वहां पे हमें रख के चेक करना है कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला दैट इज ओके और नॉट, राइट। सो यू हैव टू इंप्लीमेंट योर सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इन दी रियल केस और इन रियल प्रोजेक्ट, राइट। एंड विथ दिस पैरेलल, जैसे ही आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, उसके साथ साथ आपको मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग भी करना है कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इन बिटवीन अगर आपको कोई कुछ ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस या कुछ दिक्कत या कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, व्हेन यू इंप्लीमेंट योर प्रोजेक्ट, राइट, देन यू हैव टू मॉनिटर, कंट्रोल एंड गिव सेव द फीडबैक। जो भी आपको डेटा मिलता है वो उसके ऊपर आपको काम करना है। सो दिस इज द ऑल प्रोसीजर और द फेजेस ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, प्री मॉडलिंग फेज, मॉडलिंग फेज एंड इंप्लीमेंटेशन फेज। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे स्कोप ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। स्कोप ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च मतलब ऑपरेशनल रिसर्च कहां कहां पे काम आ सकता है। तो जैसे मैंने हिस्ट्री के लेक्चर में आपको बताया था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, और जितनी भी सिविलाइजेशन होगी उसी जगह, सभी जगह पे ये ऑपरेशनल रिसर्च यूज होना स्टार्ट हो गया था। और आज की मैं बात करूं तो कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो काफी वाइडली इसका यूज हो रहा है। लेकिन लेक ऑफ नॉलेज, काफी सारी इंडस्ट्री और बिजनेस एम्प्लॉयर जो है वो इसका अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका जो स्कोप है, जो इसका यूज हो रहा है वो काफी जगह हो रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर में हो रहा है। एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स होता है उसकी जो फीडिंग वगैरह होती है उसके वहां पे आप कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है, क्वीइंग के अंदर आप क्वीइंग ले लो तो रेलवे स्टेशन है, बैंकिंग सेक्टर है, राइट, वहां पे हो सकता है। होटल मैनेजमेंट में हो सकता है, फ्लाइट्स में भी हो सकता है, डिफेंस में हो सकता है, गवर्नमेंट में हो सकता है, सर्वेइंग में हो सकता है। सो देयर इज अ नंबर ऑफ सोर्सेज वेयर यू कैन यूज द ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, यू कैन इजीली रीड आउट इन द टेक्स्ट बुक। बहुत सारी फील्ड्स है, आपको जितनी भी याद रहती है ड्यूरिंग द एग्जाम यू कैन राइट, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। हमने स्कोप देख ले, उसके एडवांटेजेस देख ले, कौन कौन सी लिमिटेशन है। तो ऑपरेशनल रिसर्च की जो बिगेस्ट लिमिटेशन है वो सबसे पहले तो लेक ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर। जो हमें डेटा कलेक्शन होता है, जब हम प्रॉब्लम्स में उसका जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है, तो कुछ डेटा हमसे छूट जाते हैं। एक दो डेटा भी अगर हमसे छूट गए तो इसकी जो बिगेस्ट, जो बहुत ही बड़ी इंपैक्ट आ सकती है हमारे फाइनल रिजल्ट के ऊपर। सो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन, दैट इज द लैकिंग ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक। दूसरी चीज के जैसे हमने प्रोजेक्ट हाथ में लिया, उसको कंप्लीट कर दिया और हमारा डिसीजन दिया, तो हो सकता है हमारी जो हायर अथॉरिटी होती है या फिर हमारे जो लोअर में जो वर्कर्स वगैरह होता है वो अपोज करेंगे, क्योंकि उनके जो थिंकिंग होती है या जो उनको कुछ नया एडॉप्ट करना होता है तो वो लोग वो चीज नहीं करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो द लिमिटेशन और वी कैन से लैकिंग ऑफ द ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने जो डिसीजन दिया दैट इज ओबे बाय द ऑल। आपका बॉस है तो वो हो सकता है उसको नकार भी देगा, फिर चाहे आपका डिसीजन कितना भी सही क्यों ना हो, ठीक है। और तीसरी बात कि कई बार जो रियल लाइफ के केसेस होते हैं वहां पे
जो वेरिएबल और कंस्टेंट होते हैं वो फिक्स नहीं होते, लीनियर नहीं होते, राइट। तो वहां पे आपको अनलीनियर वाला पूरा निकालना पड़ता है एंड प्रॉब्लम्स बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द थर्ड लिमिटेशन और लैकिंग ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक। यू हैव टू यूज द कंप्यूटर, यू हैव टू यूज सम प्रॉपर एल्गोरिदम एंड देन यू कैन सॉल्व। मैन्युअली आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो दिस आर दी लिमिटेशन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। आई होप कि आज के हमने लेक्चर जो आज के ये सेशन में जो डिस्कशन किया, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, बाद में फेजेस की बात की, स्कोप ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च एंड लिमिटेशन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। तो यहां पे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर के साथ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।